इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज करते हैं एंड इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। ओके, एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जब फर्टिलाइज ओवम नॉर्मल तरीके से यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट ना होकर किसी और जगह इम्प्लांट होता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी पार्ट में होता है और वहाँ से जाइगोट मूव करते हुए यूट्राइन ट्यूब से गुजरते हुए यूटरस में आता है और यूटरस की इनर लेयर जो होती है इंडोमेट्रियम, उसमें जाकर वो इम्प्लांट होना स्टार्ट होता है। ओके, और उसके अंदर इन्वेड होता है एंड देन वहाँ पे जाके बरीड हो जाता है। बट जब यही सारा प्रोसेस नॉर्मल इंडोमेट्रियल यूट्राइन कैविटी को छोड़कर किसी और जगह होता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ऐसी कौन कौन सी साइट्स होती हैं जो कि यूटरस को छोड़कर होती हैं जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मली 95% कंडीशंस के अंदर यूटरस को छोड़कर जहाँ पर ज़्यादातर इम्प्लांटेशन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो होता है ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब के अंदर। ये मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ओके, 5% कंडीशन के अंदर अदर साइट पे प्रेजेंट होता है। ओके, 95% जो यूट्राइन ट्यूब के अंदर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसे कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। और ट्यूब के जैसे कि 4 पार्ट्स होते हैं, एम्पुला होता है, इंटरस्टिशियल, इस्थमस एंड इनफंडिबुलर पार्ट। इन 4 पार्ट्स के अंदर किसी भी जगह पे जो है इम्प्लांटेशन वो हो सकता है। बट जैसे कि हम जानते हैं इन सारे पार्ट्स में जो सबसे ज़्यादा जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वो एम्पुला होता है। चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि एम्पलरी पार्ट में इम्प्लांटेशन हो। देन बाकी जो 5% कंडीशंस के अंदर सर्विक्स के अंदर हो सकता है इम्प्लांटेशन। अगर पहले से कोई यूट्राइन स्कार है, यानी अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है तो यूट्राइन स्कार पे भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकता है, पेरिटोनियल कैविटी में। पर सीधा ही फर्टिलाइजेशन हो के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मूव करना यानी प्राइमरी तरीके से एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होना मतलब थोड़ा रेयर होता है। उससे थोड़ा सा कॉमन जो होता है वो सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, यानी पहले किसी और पार्ट में इम्प्लांट हो जाए, लाइक ट्यूब में हो जाए एंड देन वहाँ से रिलीज़ होके एब्डोमेन कैविटी में इंटर कर जाए। इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी सेकेंडरी एब्डोमेन प्रेगनेंसी प्राइमरी के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, एंड देन कॉर्नुआ प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी अगर वोमेन के अंदर यूट्राइन एनोमली है, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है जिसमें यूट्रस के अंदर भी डिवीज़न है, तो जो रूडिमेंट्री हॉर्न होता है, जो एक्स्ट्रा निकला हुआ पार्ट होता है, उसके अंदर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर उस स्मॉल पार्ट में प्रेगनेंसी होती है तो उसे बोलते हैं कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। देन इसके अलावा ओवरी में हो सकती है। ओके, ये अलग अलग साइट हैं जो 5% कंडीशंस में देखी जाती हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। सर्वाइकल, सिजेरियन स्कार एंड एब्डोमिनल एंड ओवेरियन प्रेगनेंसी, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, ये 5% में एंड 95% ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बढ़ाते हैं। इसमें भी सबसे कॉमन जो ट्यूबल प्रेगनेंसी, उसके पीछे क्या रीज़न है। नॉर्मली ट्यूब पे जब इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पे ट्यूब में प्रेजेंट जो इनर लाइनिंग है वो सीलिएटेड कॉम्युनल लाइनिंग होती है। ये सीलियाज अलाउ करते हैं कि जो फर्टिलाइज हो रहा है वो मूव हो, आगे की ओर बढ़े और यूट्रस तक जाए। और उसी तरह फैलोपियन ट्यूब में जो मसल्स होती हैं वो मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अलाउ करता है। ये भी अलाउ करता है कि जो फर्टिलाइज ओवा है वो यूटरस की ओर पहुँचे। बट किसी रीज़न की वजह से जब ट्यूब की एनाटॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, ओके, इसका जो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस कंडीशन में सीलियाज या फिर जो स्ट्रक्चर है अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उस कंडीशन से ट्यूब की मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है वो वहीं पर रह जाता है। क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जो कि इन्फेक्शन के कारण
कोई भी इन्फेक्शन हो जो वजाइनल रूट से एंटर किया है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकता है, एंड देन वहाँ पे ट्यूब के एनाटॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक गोनोरिया, क्लाइमीडिया। सो ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं जो कि इन इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण ट्यूब की एनाटॉमी डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो सकता है लेटर ऑन, एंड देन स्कार मीन्स अपने आप में वहाँ की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करना, और स्ट्रक्चर डिफेक्ट के कारण मॉर्टेलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब। तो ये एक रीज़न है। ओके, एंड नेक्स्ट सेल्फेंजाइटिस सिस्टेमिका नोडोसा, जो कि जिसमें क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एपिथेलियम से लेके मस्कुलर लेयर तक एक पाउच बन जाता है, यानी डायवर्टिकुला बन जाता है। तो ये भी एक तरीके से ट्यूब के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, डायवर्टिकुलम का फॉर्मेशन होना, जिसे कहते हैं सेल्फेंजाइटिस सिस्टेमिका नोडोसा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप में एक वैसे तो प्रेगनेंसी को रोकता है, बट प्रेगनेंसी होने से बचाता है, बट अगर ये फेल हो जाए तो उस कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में सबसे ज़्यादा फेल होने के कारण जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसका मेजर रीज़न होता है स्टेरिलाइजेशन फेलियर। जो ट्यूबेक्टोमी जो करते हैं, ट्यूबेक्टोमी एक परमानेंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है जिसमें ट्यूब को लाइगेट कर सकते हैं, क्लिप अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिंग डाल सकते हैं। सो अगर ये फेल हो जाए, जो लाइगेशन है वो रिलीज़ हो जाए, स्लिप हो जाए, अगर क्लिप रिंग स्लिप हो जाए, तो उस कंडीशन में ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और उनसे कम चांसेस होते हैं आईयूडी डिवाइसेस के कारण, चाहे वो कॉपर टी हो या फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज आईयूडी डिवाइसेस हों या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हों जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हैं, इनके फेलियर के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर पहले से कोई रिकन्स्ट्रक्टिव ट्यूबल सर्जरी की गई है, मींस किसी भी तरीके से कोई ट्यूब की हैंडलिंग हुई है, वहाँ पे सर्जरी मींस फाइब्रोसिस, स्कार, अगर स्कार फॉर्मेशन है बट ऑब्वियस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस मींस सीलिया एंड जो मॉर्टेलिटी वो ऑल टुगेदर डिस्टर्ब होगी, तो भी क्या होगा, ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर प्रीवियस ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की गई है किसी भी रीजन से ताकि फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, बट जो सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हो सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, अगर वुमेन इनफर्टाइल है तो उस कंडीशन में जो ART और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो टेक्निक होती हैं IVF, तो उसके ज़रिए भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि ट्यूबल डिफेक्ट हो जिसके कारण IVF किया गया है। तो IVF के अंदर हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र है मींस जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसका मूवमेंट क्या हो सकता है, ट्यूब तक जा सकता है। सो IVF के कारण भी एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर भी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, सो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल टाइप। क्लिनिकल वैरायटी कौन कौन सी होती हैं। सो 3 टाइप्स की क्लिनिकल वैरायटी होती हैं, एक्यूट, अनरप्चर्ड एंड क्रॉनिक। एक्यूट, इसके अंदर क्या होता है कि अचानक से वोमेन के अंदर सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये कंडीशन एक इमरजेंसी सिचुएशन में वोमेन को डाल देती है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रा पेरिटोनियल हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस वैरायटी के अंदर। क्योंकि अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो वो अगर रप्चर हो जाती है या फिर ट्यूबल अबॉर्शन भी हो रहा है तो किसी भी कंडीशन के अंदर इंट्रापेरिनियल हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इस कंडीशन के अंदर जब पेरिटोनियल कैविटी में जब ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है तब वोमेन शॉक के फीचर्स को शो करने लगती है। सो इस तरीके से वोमेन जिसमें एक्यूट वैरायटी होती है उसमें सिम्टम्स जल्दी शो होने लगते हैं, सडन एंड ऑनसेट होती हैं। एंड नेक्स्ट अनरप्चर्ड, जिसके अंदर ट्यूब जो है वो रप्चर नहीं हुई है, अनरप्चर्ड है, जिसमें कॉन्सेप्ट के
कारण ट्यूब स्ट्रेच तो हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, लेकिन रप्चर नहीं हुई है, तो ये एक्यूट के कंपैरिजन में उतनी डेंजरस नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है क्रॉनिक, जिसके अंदर वोमेन में सिम्टम्स स्लोली डेवलप होते हैं। प्रोग्रेशन जो है डिजीज़ का वो धीरे धीरे होता है, सडन सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम पहले से अराइज होने लग जाती है। इसमें जो भी इशूज़ हैं, लाइक अगर रप्चर हो गया है ट्यूब, तो रप्चर होने के साथ ब्लीड तो हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं था, और जहाँ पर रप्चर हुआ है वो पहले से ही सील हो चुका है। तो ये जो कंडीशन है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, क्योंकि उसका प्रोग्रेशन इतना नहीं हुआ होता है। वोमेन की कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं हुई होती है कि वो सडन सिम्टम्स शो करने लगे, तो इसे क्रॉनिक वेराइटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम वोमेन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो फर्स्ट एमनोरिया, बिकॉज यहाँ पर एक बार कंसेप्शन तो हो ही चुका है, सो इसी के वजह से जो पीरियड्स हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, सो मेंस्ट्रुएशन विल बी एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन भी अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेन है वो स्लाइटली टीयरिंग टाइप का और स्टेबलिंग टाइप का होता है, क्लॉकिंग नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ट्यूब के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो ट्यूब को स्ट्रेच कर रहा है। जब ट्यूब स्ट्रेच होती है, जितना भी मैक्सिमम स्पेस स्ट्रेचिंग हो पा रही है, तो उसको सराउंड करती है ट्यूब को पेरिटोनियम। सो ट्यूब की स्ट्रेचिंग के साथ में भी पेरिटोनियम भी स्ट्रेच होता है, जो कि इरिटेशन कॉज करता है, एंड दैट मे कॉज एब्डोमिनल पेन। ओके, तो ये तो अनरप्चर्ड में, लेकिन सपोज अगर रप्चर हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्यूबल रप्चर के साथ में ब्लड जो है वो कहाँ पे एंटर करने लगेगा, पेरिटोनियल कैविटी में। और जब सब तरफ से जो ये ब्लड कलेक्ट होने लगेगा पेरिटोनियल कैविटी में, तो ये क्या कॉज कर सकता है, इरिटेशन इन द पेरिटोनियम, और ये इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है, जिसके कारण यूनिलैटरल एक तरफ या दोनों तरफ, बाइलैटरल या फिर जनरलाइज्ड यानी सभी तरफ से एब्डोमेन पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और समटाइम्स ये एब्डोमिनल पेन रिफर्ड पेन भी कहलाता है, क्योंकि इसी पेरिटोनाइटिस और इन्फ्लेमेशन के कारण, बिकॉज ऑफ हीमोपेरिटोनियम, क्योंकि ये पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, सो ये एक्यूमुलेटेड ब्लड डायफ्राम को भी इरिटेट करता है, जिसके कारण जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो कि फ्रेनिक नर्व से जाते हैं, तो इम्पल्सेस शोल्डर तक भी जाएंगे, एंड देन शोल्डर टिप पेन भी कॉज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इरिटेशन इन डायफ्राम ऑफ। और क्यों हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ हीमी पेरिटोनियम के कारण। ओके, सो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी एक क्लासिकल सिम्टम्स है। ओके, एंड नेक्स्ट वेजाइनल ब्लीडिंग। सो वेजाइनल ब्लीडिंग इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है। जब ये ट्यूब में इम्प्लांट होना स्टार्ट होता है, तो उतना रूमी एरिया नहीं होता है, जैसे कि यूट्राइन कैविटी में उसको स्पेस मिलता है ट्रोफोब्लास्ट को, तो एक लेवल के बाद में उसका जो इन्विजन है वो रुक जाता है, जिसके कारण जो लाइनिंग जो हार्मोनल सपोर्ट होता है यूट्राइन कैविटी का, तो क्या होता है, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट डिक्रीज होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट कम होने लगता है, उतने लेवल पे नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होने लगता है, वेजाइनल ब्लीडिंग। और इवन वो इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि एज एन फॉर्म ऑफ डेसिडुअल कास्ट, यानी जो पूरा डेसिडुआ है, यानी जो इंडोमेट्रियम है यूटरस की, वो पूरे तरीके से ही स्लज ऑफ होके रिलीज हो जाए। ओके, डेसिडुअल कास्ट फॉर्म में रिलीज हो सकता है, सो स्पॉटिंग भी देखने को मिल सकती है, और इवन डेसिडुअल कास्ट फॉर्म में भी ब्लड और जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। ओके, थ्रू द वेजाइनल ब्लीडिंग। सो दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट जब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसमें मैसिव हेमरेज के कारण एक और साइन देखने को मिलता है, बट इन रेयर कंडीशन। ऐसा नहीं है कि सभी कंडीशंस में। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसी के साथ में कलन साइन भी देखने को मिलता है, जिसमें अम्लाइकस के अराउंड ब्लूइश डिसकलरेशन होने लगती है स्किन, बिकॉज ऑफ हीमोपेरिटोनियम। पेरिटोनियम कैविटी में ब्लड के प्रेजेंस के कारण ऐसा ब्लूइश अपीयरेंस होने लगता है। एंड जो एब्डोमेन है वो 10th स्टैंडर्ड रिजिड फील होगा बिकॉज ऑफ दिस हीमी
पेरिटोनियम एंड मसल्स गार्डिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि या तो वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स जो हैं वो टाइटेनियम होती हैं, ओके, एक स्टिफनेस फील होती है जो सो मसल्स गार्डिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, ओके। नेक्स्ट बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो यूट्राइन कैविटी इम्पटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, सो देयर विल बी इम्पटी यूट्राइन कैविटी। और वो कैसे पता चलेगा कि यूटरस की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं दिखाई देगी, नॉर्मल साइज़ में यूटरस होगा। उसी के साथ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्यूडोसैक यानी जो पाउच ऑफ डगलस है यूटरस और एक्टम के बीच में जो पेरिटोनियल का रिफ्लेक्शन है, वहाँ पर ब्लड को इकट्ठा होने के कारण स्लाइटली क्या फील हो सकता है, देयर इज़ द सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होगा, सर्विक्स स्लाइटली जब मूव होगा तो देयर मे बी अ पेन, क्योंकि वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो चुका है और ब्लड एक्यूमुलेशन के साथ में वहाँ पर प्रेजेंट जो पेरिटोनियम है वो इरिटेट होगा एंड देन उसके कारण पेन कॉज हो सकता है। एंड उसी के साथ में बोगीनेस यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस फील होगी, क्योंकि जो यूटरस जो होगा वो मे बी मैसिव हेमरेज के कारण चारों तरफ से ब्लड से फिल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से ये ऐसा फील होगा जैसे कि बलून के अंदर जैसे वाटर होता है तो किस तरीके से बोगनेस और फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है, वैसे ही पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में फील हो सकता है। एट द लैटरल फॉर्निक्स एंड समटाइम्स अगर अनरप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो देयर विल बी एडेनेक्सल मास। पर वेजाइनल के थ्रू एडेनेक्सल मास कैन बी फेल्ट। एडेनेक्सा मीन्स ट्यूब एंड ओवरी, सो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स के वजह से समवॉट मास जैसा फील हो सकता है। with the help of fingers ओके इन द लैटरल और पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और उसी के साथ में जो वजाइना होगा वो पेल होगा, ब्लेज्ड अपीयर होगा। सो यहाँ हमने देखा कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स रप्चर और अनरप्चर प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओके। सो सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है वो है बीटा एससीजी लेवल, क्योंकि हार्मोनल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर कंसेप्ट्स इम्प्लांट जब होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होती हैं तो बीटा सेल्स को रिलीज़ करती हैं एंड देन उसी बीटा एससीजी के कारण प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बीटा एससीजी रिलीज़ हो रहा है ट्रोपोब्लास्ट सेल से, वो कहाँ इम्प्लांट है, ट्यूब के अंदर, और समवेयर एल्स यहाँ पर उसको प्रॉपर एक्सपेंसन के लिए स्पेस नहीं मिलता है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, और जब प्रॉपरली स्पेस नहीं मिलता है तो उतना अमाउंट पे बीटा एससीजी रिलीज़ नहीं होता है, सो देयर इज़ अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एससीजी, ओके। सो नॉर्मली अर्ली जो बीटा एससीजी होता है इन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी उसके कंपैरिजन में टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एससीजी की वैल्यू कम मिलेगी, ओके। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन, और इससे न केवल हम सिंगल वेयर इन डबल और ट्रिपल या फिर रिपीटेड बीटा एससीजी सीरियल मॉनिटरिंग के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि बीटा एससीजी का लेवल जो है वो ड्रॉप हुआ है। तो जब बीटा एससीजी को मॉनिटरिंग किया जाता है तो इन नॉर्मल इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एससीजी की जो वैल्यू मिलती है वो हर 48 आवर्स के अंदर डबल होती है। अगर आपको वैल्यू अभी 1000 मिली है तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर जो है वो 2000 हो जाएगी। सो इन एवरी 48 आवर्स बीटा एससीजी सीरम वैल्यू जो है वो डबल होती है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ये नहीं होता है। सो फर्स्टली हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है TVS ट्रांस वेजाइनल यूएसजी के अंदर हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द सेंसिटिव टेस्ट जिसमें डायरेक्टली वेजाइनल रूट से हम प्रोब को इंसर्ट करते हैं और यूट्राइन कैविटी एंड एडेनेक्सा को ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें ये दिखाई देगा कि इंट्रा यूट्राइनली देयर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट, मीन्स यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई भी जेस्टेशनल सैक नहीं है, कैविटी इज़ इम्पटी। एंड देन हमें ये जेस्टेशनल सैक कहाँ मिल रहा है, एडेनेक्सा में, हो सकता है ट्यूब में, हो सकता है ओवरी में और समवेयर एल्स,
हो सकता है। सो जो सैक है वो आउटसाइड यूटेराइन कैविटी मिलता है थ्रू द TBS, जिससे हम कंफर्म हो सकते हैं। और इसी के साथ जब हम डॉपलर स्टडी करते हैं तो डॉपलर स्टडीज़ के थ्रू जो कंसेप्ट्स के अराउंड जो वेस्कुलरिटी है, स्पेशली इन ट्यूब एरिया, वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो ट्यूबल एरिया है वहाँ पे हमें एक डोनेट शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं बेगल साइन, या फिर ट्यूबल रिंग ऑफ फायर, जिसमें जैसे कि एक आग का गोला होता है वैसे स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे दिखाई देगा ट्यूब के अंदर और एडेनेक्सा एरिया के अंदर, जो कि स्लाइटली ओवरी से सेपरेट है। तो ओके, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि कंबाइनली जब बीटा SCG और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जब की जाती है तो कंबाइनली इनकी एक्यूरेसी की वजह से डिजीज़ को इजीली डायग्नोस कर पाना आसान हो जाता है। लाइक ये देखा गया है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो अर्ली प्रेगनेंसी में यानी 6 to 8 वीक्स के दौरान जब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है तो इस दौरान जो डिस्क्रिमिनेटरी जोन होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इतना लेवल होना चाहिए बीटा SCG का, तो वो बीटा SCG का डिस्क्रिमिनेटरी जोन होता है, वो ये वैल्यू भी बुक टू बुक रेफ़र की गई है। लाइक कुछ बुक्स में 1500 मिली इंटरनेशनल यूनिट है पर ml दिया गया है और कुछ बुक्स में 3500 मिली पर ml दिया गया है। ओके, तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी जोन है बीटा SCG का, ये जो लेवल है ये बताया गया है कि उस दौरान जब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया जाता है तो बीटा SCG की वैल्यू अगर इस लेवल से अगर कम मिलती है तो हमें बीटा SCG को अगेन रिपीट सीरियल मॉनिटरिंग करनी होगी, और अगर दोबारा करने पर डबल हो जाती है, डबल हो रही है, इट मीन्स कि ये नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। बट अगर जो वैल्यू है वो डिस्क्रिमिनेटरी जोन में हैं, अगर ये वैल्यू कम हो जाती है या फिर एक प्लेटा स्टेट में पहुंच जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। बट सपोज अगर ये लेवल ड्रास्टिकली कम होती है सो ये अबॉर्शन इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कल्डोसिंथेसिस। कल्डोसिंथेसिस जो कि नावाडेज इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है, जिसमें क्या होता है एक निडल को इंसर्ट करते हैं वजाइना और रेक्टम के बीच में, यानी पाउच ऑफ डगलस तक वो निडल जाती है। एंड देन वहाँ पे जो ब्लड, क्योंकि रप्चर्ड अगर प्रेगनेंसी है, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होगा। सो उस निडल के थ्रू उस ब्लड को एस्पिरेट करते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है इट मीन्स इट स्ट्रांगली इंडिकेटिव टू रप्चर प्रेगनेंसी। और उसी के साथ में की जाती है लैप्रोस्कोपी, जिसके अंदर डायरेक्टली एक स्कोप के थ्रू एब्डोमिनल वॉल के थ्रू इंसर्ट करते हैं और इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उस स्कोप से हमें मिलता है, क्योंकि इट इज़ अ डायरेक्ट विजुलाइजेशन स्कोप डायरेक्ट अंदर जाता है एंड देन कहाँ पे ट्यूब में, ओवरी में, पेरिटोनियल कैविटी में, जहाँ पर भी है वो डायरेक्ट विजुलाइज करने में हेल्प करता है। और ना केवल विजुलाइजेशन में, वेयर इज़ इन थेरापेटिक कोई भी प्रोसीजर करना है तो उससे भी ये स्कोप लैप्रोस्कोपी हेल्प करता है। ओके, एंड देन लैप्रोटॉमी, जिसके अंदर हमें अगर वोमेन हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है सो उस कंडीशन में वी कैन नॉट गो विद ऑल दीज प्रोसीजर्स। तो उसमें डायरेक्टली जैसे ही कंफर्मेशन होता है तो सीधे ही एब्डोमिनल वॉल को इंसाइज करते हैं एंड देन थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के साथ में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। इसके अलावा होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, जिसके अंदर एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट कोरियोनिक वेलाई की सैम्पलिंग ले सकते हैं और प्रेजेंस देख सकते हैं बायोप्सी के जरिए। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो अगर कोरियोनिक वेलाई प्रेजेंट है सो मीन्स ये इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी की ओर इंडिकेट करता है, और अगर वहाँ पे कोरियोनिक वेलाई एब्सेंट हैं सो इट इंडिकेट दैट देयर इज चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, और इसी के साथ सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल को हम चेक कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होती है सीरम प्रोजेस्टेरॉन की वो 25 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये 5 नैनोग्राम पर ml से कम मिल रही है तो ये इंडिकेट करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ओके, थैंक यू।